नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगलों की राजपूत नीति। और जैसा कि हमको पता है, ये जो विषय है इतिहास का, ये किसी भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, मेंस का एग्जाम दे रहे हो, किसी स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें इतिहास एक विषय है, तो उसमें से हमको यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और यहाँ से हमको मुगलों के इतिहास को समझने में बहुत अच्छी एक जानकारी मिलती है। हमको मुगलों का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको समझने में ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। तो आज मैं अपना ये विषय शुरू करने जा रहा हूं अकबर के काल से, क्योंकि हमको पता है जो मुगल सत्ता की स्थापना है वो तो जरूर बाबर ने की थी, लेकिन जो मुगलों की राजपूत नीति है वो अकबर के काल से शुरू होती है। अकबर ने एक अच्छी सदृढ़ राजपूत के विरुद्ध या उनके साथ में उनको लेके चलने के लिए एक नीति बनाई थी। तो अकबर को ये नीति बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उसको यहाँ पे स्थायी रूप से अपना मुगल सत्ता को स्थापित करना था, जिसके लिए उसको राजपूतों के सहयोग की आवश्यकता थी। राजपूतों के सहयोग के विषय में अवध बिहारी पांडे महोदय हैं, इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि राजपूतों के सहयोग से अकबर ने मुगल सत्ता के विदेशी रंग को धूमिल कर उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जैसा कि हमको पता है जो मुगल हैं वो बाहर से आते हैं, भारत के नहीं है, भारत के बाहर से आते हैं, तो उनको एक विदेशी रंग, मतलब बताया गया है कि वो कहीं ना कहीं विदेशी थे, बट उनको क्या है, राष्ट्रीय स्वरूप चाहिए था, जिसका जो उन्होंने राजपूतों के द्वारा हासिल किया। अकबर ने अपने व्यवहार से ये बता दिया कि ना तो वो उनकी रियासतों को मुगल साम्राज्य में मिलाने के पक्ष में है और ना ही उनकी धार्मिक, राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको धार्मिक नीति के बारे में बताया था मुगलों की, खास करके हमने अकबर की बात की थी, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा उसकी धार्मिक नीतियां क्या थी। आरपी त्रिपाठी के अनुसार अकबर केवल नवीन शाही संघ के प्रति उनकी निष्ठा चाहता था, मतलब राजपूतों की लॉयल्टी चाहता था एक इंपीरियल ऑर्डर के साथ में, जिसके लिए चार बातों की आवश्यकता थी। वो चार बातें क्या हैं, यही पूरी की पूरी चार बातें जो हैं ये अकबर की राजपूत नीति का मुख्य आधार है। पहली है, वो चाहता था कि राजपूत खुद को व्यक्तिगत इकाई ना समझे और साम्राज्य का एक अभिन्न अंग माने, अपने आप को मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग माने और अपने आप को एक अलग यूनिट ना समझे। पहली शर्त थी। दूसरी शर्त है, राजपूत शासकों को खराज की एक निश्चित रकम देनी होगी। खराज यानी कि एक टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स है, वो देना होगा। उनको पड़ोसी राज्य से युद्ध की आजादी नहीं होगी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी अपनी नहीं बना सकते वो। ना युद्ध की आजादी है, ना शांति की आजादी है। उनकी फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है? वो मुगल एम्पायर डिसाइड करेगा। आवश्यकता पड़ने पर उनको निश्चित संख्या में सैन्य दल भेजने होते होंगे। तो ये जो पॉलिसीज बनाई अकबर ने, उसकी चार के चार मेन पिलर्स हम बोल सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर उसने पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी बनाई है। सुलह की नीति को ना मानने वाले राजपूतों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया गया, लेकिन पराजय के बाद अधीनता स्वीकारने वालों के प्रति सम्मान और आदर का व्यवहार किया उसने। साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से यदि किसी दुर्ग पर कब्जा करना आवश्यक होता था, जैसे कोई राजपूत शासक के अंतर्गत कोई दुर्ग है और ऐसा लगता है कि मुगल साम्राज्य को उस दुर्ग के ऊपर कब्जा होना चाहिए मुगल साम्राज्य का, तो उस शासक को किसी दूसरी जगह जागीर दे दी जाती थी। अकबर ने राजपूतों को प्रशासन और युद्धों में साथ रखा, उन्हें ऊंचे ऊंचे मनसब भी दिए। जैसे कि मैं आपको मनसबदारी व्यवस्था पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया भी था कौन कौन किस तरह से मनसबदार बनाए गए किसके किसके काल में। तो ये प्रथा अकबर के काल से शुरू होती है, और ऐसा राजपूतों से मैत्री को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए किया। किंतु यदि कोई शासक इस प्रलोभन को अस्वीकार कर देता था, मान लो कोई शासक है वो नहीं चाहता कि वो मुगल साम्राज्य में मनसबदार बने और वो स्वीकार कर दे इस प्रलोभन को, तो अकबर इस विषय में उसको छूट दे देता था। अकबर के कुछ प्रयास थे राजपूतों को अपनी तरफ मिलाने के लिए या उनको प्रलोभित करने के लिए, जैसे उसने जजिया हटाया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब मैंने अकबर की धार्मिक नीति पढ़ाई थी। तो ऐसा उसने इसलिए किया था, उसको लगता था ये करने से शायद जो राजपूत हैं उनके मन से ये बात दूर हो जाए कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। दूरियों को कम करने के लिए विवाह संबंध स्थापित किए गए। जैसा कि हम सबको पता है कि अकबर ने विवाह किया था जोधाबाई से, जोधाबाई 1562 में। तो 1562 में होता यह है कि अकबर पहली बार ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह पे जाता है, जियारत करता है, और वहां पे राजा जो है, जो जयपुर के जो राजा हैं बिहारी मल, जिनका एक नाम भारमल भी है, तो बिहारी मल या भारमल जो भी कह सकते हैं, वो वहां पे अकबर के सम्मुख पहुंचते हैं और सम्मान प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही साथ उनसे ये गुजारिश करते हैं कि एक सूबेदार है मेवात का जिसका नाम है शरफुद्दीन। तो ये जो राजा बिहारी मल हैं ये अकबर से बोलते हैं कि जो सूबेदार है शरफुद्दीन, वो उसके भतीजे के साथ मिलके राजा को अपदस्थ करना चाहता है, जिससे अकबर जो है उनको पूरा का पूरा अपनी तरफ से कंफर्मेशन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसी के एवज में जो बिहारी मल है, भारमल है राजा, वो अपने
अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह जो है अकबर से कर देते हैं। तो अकबर ने जो ये विवाह किया जोधाबाई से, उसके बाद भारमल के बेटे भगवान दास और उसके बेटे मान सिंह, इन दोनों को मनसबदार बनाया, इन दोनों को मनसब नियुक्त किया। अब जैसा कि हमको पता है कि ये जो मुस्लिम और राजपूत कन्याओं के जो विवाह हैं ये पहले भी होते थे, ऐसे कोई असाधारण बात नहीं थी कि ये पहली बार ही हुआ है मुगल साम्राज्य में, इससे पहले नहीं हुआ। इसके हमको बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जैसे 14वीं और 15वीं शताब्दी में भी हमने देखा है सुल्तान महमूद जो कि गुजरात का शासक था, उसकी भी शादी जो है वो कनक बाई से होती है, जो कि मालदेव की बेटी है, एक राजपूती कन्या है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है, ये जो इस प्रकार के जो विवाह पहले होते थे उनमें वर वधु के परिवारों के मध्य जो है स्थायी संबंध स्थापित करने की कोई भूमिका अदा नहीं की जाती थी। जो लड़कियां होती थी जिनकी विवाह हो जाते थे पहले, वो पूरी तरह से अपने जो पीहर है उससे छूट जाती थी, मतलब राजपुताने से एकदम उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता था। और इसी नीति को अकबर ने थोड़ा सा बदला, उसने अपनी हिंदू पत्नियों को पूरे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और उनके पिता और संबंधियों को अमीर वर्ग में सम्मानपूर्ण रुतबा दिया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि भगवान दास जो था, जो राजा भारमल का बेटा था, उसको 5,000 का मनसब दिया, और राजा भारमल के पोते और भगवान दास के बेटे मान सिंह को 7,000 का मनसब देता है। और ये 7,000 का मनसब जो है वो केवल उसने इसके अलावा मिर्जा अजीज कोका को दिया हुआ था, जो कि उसकी धाई माँ का पुत्र था। तो इस तरह से राजपूतों के खिलाफ के साथ जो उसने नीति बनाई, उसके अलावा उसने और भी बहुत सारे विवाह किए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हम खाली जोधाबाई को बहुत ज्यादा सुनते हैं। 1570 में उसने बीकानेर और जैसलमेर की राजकुमारियों से विवाह किया, और 1584 में सलीम का विवाह जो है भगवान दास की बेटी से किया, मतलब अपने बेटे सलीम का विवाह। राजपूत और अफगान नीति में कुछ फर्क आया। अब यहां से मैंने आपको राजपूत नीति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा अफगानों के बारे में बता देता हूं कि जिस समय जो अकबर है वो भारत में आता है, भारत पे जब राज्य स्थापित करता है, उस समय अफगान जो है शक्ति जो है वो उस समय अभी भी थोड़ी सी बची हुई होती है। हालांकि हुमायूं के समय में कम तो हो जाती है, लेकिन अभी भी अफगानों की शक्ति बहुत बची हुई होती है। और अफगानों के साथ जो इसकी नीति है वो राजपूतों से बहुत अलग है। विद्रोह करने पर जो राजपूत वंश था उसको समाप्त नहीं किया जाता था। जो अकबर था, अगर उसके समय में राजपूत कोई वंश विद्रोह कर दे तो वो उस वंश को समाप्त नहीं करता था, बल्कि उसको साम्राज्य में मिलाए बिना वहां पे जो शासक है जिसने विद्रोह किया है उसके किसी रिश्तेदार को या उसके किसी बेटे को गद्दी पे बिठा देता था, जो उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, भाव रखे। लेकिन जो अफगान थे उनके साथ ऐसा नहीं किया गया। जितना जैसे कि बिहार है, बंगाल है, मालवा है, वहां के जो अफगान वंश थे उनको पूरी तरह से समाप्त करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, और अफगान सरदारों को उच्च पद देकर अधीनता स्वीकारने पर भी विवश किया गया। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो मनसबदार बनाता था, प्रलोभन देता था, तो अगर राजपूत कोई मना कर दे या उसको अस्वीकार कर दे तो उससे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। लेकिन अफगानों के साथ ऐसा नहीं किया, अफगानों को उसने उच्च पद देकर अधीनता स्वीकारने पर विवश किया। कारण क्या हो सकते हैं ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि यहां से मेंस के लिए बहुत अच्छा एक प्रश्न बन सकता है। दोनों की नीतियों में जो फर्क है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कम से कम 3-4 रीजन तो है ही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये जो पॉलिसीज दोनों के बीच में डिफरेंस है ऐसा क्यों है। इस नीति के कारण जो उसने अपनाई, जो राजपूतों के साथ उसने जो नीति अपनाई, उसके कारण क्या थे। सबसे पहले तो 1562 से 1567 का जो काल है वो उज़्बेकों के विद्रोह का काल था। उस समय बहुत ज्यादा उज़्बेक जो है वो विद्रोह कर रहे थे 1562 से 67, और उज़्बेक अमीरों जिनमें से अधिकांश तुरानी थे, इनके विद्रोह का नेता कौन था? अली कुली खान। अली कुली खान जो है ईरानी मूल का एक व्यक्ति था और ये इनके विद्रोह का नेता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न छोटे छोटे बन जाते हैं, यहाँ से हम इतना ध्यान नहीं देते, तो अली कुली खान का नाम हमको ध्यान रखना है। इसलिए जो 1562 से 67 के बीच तुरानी अमीरों की शक्ति को कम करने के लिए अकबर ने खुरासनी, भारतीय मुसलमान और राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। शक्ति को कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहता है, चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी है। किंतु उज़्बेकों का दमन होने के पश्चात 1562 से 67 जैसे उज़्बेकों का दमन हो जाता है, उसके बाद जो इसकी पॉलिसीज हैं विद रिगार्ड्स टू राजपूतों के साथ जो इसकी पूरी की पूरी नीति है, इसमें हम बहुत बड़ा परिवर्तन देखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक वो मैत्री स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब 1567 के बाद जैसे ही उसने देखा कि उज़्बेकों की शक्ति का दमन हो गया है, तो वो राजपूतों के साथ अब आक्रामक नीति का उसने सहारा लेना शुरू कर दिया। अब यहां से उसके राजपूतों के साथ संघर्ष होते हैं। सबसे ज्यादा हमको पता है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ संघर्ष हुआ है, और अकबर की जो राजपूत नीति थी उसमें बहुत बड़े अवरोध पैदा किया महाराणा प्रताप ने। अपने पिता राणा उदय सिंह की 1572 में मृत्यु के पश्चात जब राणा प्रताप ने गद्दी प्राप्त की, तो उनका छोटा भाई जगमल अकबर से सहायता मांगने पहुंचा, जहां अकबर ने उसे जांगीर प्रदान की और उदारता दिखाई।
मेवाड़ की जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था अकबर का, और ऐसा ही कोई इरादा राणा प्रताप का भी नहीं था कि अकबर से युद्ध करे। किंतु अकबर को यह एहसास जरूर था कि आगे आने वाले समय में राणा जो है, जो महाराणा प्रताप है, उसके गुजरात विजय में अवरोधक बन सकता है। इसलिए अकबर ने बहुत सारे यहाँ पे दूत भेजे। सबसे पहले उसने दूत भेजा है मान सिंह को, मान सिंह के बाद भेजा भगवान दास को, और उसके बाद फिर टोडरमल को भी भेजा, जो कि मेवाड़ के शासकों को जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु तैयार करने के लिए उनको भेजा गया था। लेकिन एक बार तो ऐसा लगा भी कि राणा जो है वो शायद संधि के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसने अकबर द्वारा जो भेजी गई खिल्लत थी उसको धारण किया और अपने पुत्र अमर सिंह, मतलब महाराणा प्रताप का जो बेटा है अमर सिंह, उसको जो है भेजता है भगवान दास के साथ मुगलों की सेवा में शामिल होने के लिए। पर बादशाह जो है वो पेशकश करता है कि, मतलब जो अकबर है वो ये कहता है कि राणा को स्वयं आना चाहिए, और ये जो पूरी ये थी जो इवेंट था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, मतलब ये समझौते जो है हो नहीं पाता है, क्योंकि जो राणा है वो अकबर की इस मांग को अस्वीकार कर देता है कि वो स्वयं वहां पे जाए, हालांकि उसने अपना बेटा भेजा हुआ है। तो अब ये जो युद्ध होता है दोनों के बीच, बहुत से लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कारण थे, बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुगल और इसके बीच का युद्ध है, लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कारण थे, कोई एक कारण नहीं था इस युद्ध के होने का। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी में 1576 में जो युद्ध लड़ा गया, उसका मुख्य कारण था इकोनॉमिक, आर्थिक कारण था उसका। जो रजवाड़ा था वो दिल्ली, आगरा और पश्चिमी समुद्र तट के बंदरगाहों के बीच में एक बहुत ही प्रमुख एक कड़ी थी वाणिज्य की। इस क्षेत्र पर एक तो मानसून में बारिश नहीं होती थी या बहुत कम बारिश होती थी, जिसकी वजह से जो व्यापारिक मार्ग है वो वर्षा काल में मतलब वहां पे लोग उसमें आया जाया कर सकते थे, उसके योग्य था, यात्राओं के योग्य था। तो राजपूती रियासतों के शुष्क प्रदेश के माध्यम से व्यापारी जो है ये पूरे साल अपनी गतिविधि जारी रख सकते थे। तीसरा रीजन था मुगल शासक इन रजवाड़ों के मध्य से मार्ग विकसित करना चाहते थे, ताकि व्यापारिक गतिविधियां और जो सेना की रसद है वो सुचारू रूप से चलती रहे। इसके अलावा एक और रीजन ये था कि जो हज यात्री थे, हज के लिए जो यात्री जाते थे, उनके लिए भी यहीं से मार्ग जो है वो एक आसान रास्ता था, क्योंकि हज यात्री मुख्यतः गुजरात के दो प्रमुख बंदरगाहों जैसे खंबात है, सूरत है, वहां से यात्रा करते थे। तो वहां की यात्रा दिल्ली और इसके बीच में अगर हम देखें खंबात के बीच में, तो रजवाड़ा एक बहुत ही बड़ा केंद्र पड़ता है जहां से बीच में होते रास्ता गुजरता है। ये जो दोनों बंदरगाह हैं सूरत और खंबात, ये उत्तरी भारत से रजवाड़े के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा इसमें संबंध स्थापित हो सकता था। पश्चिमी क्षेत्र में वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त दक्कन में प्रवेश का जो सुगम मार्ग था वो भी इन रजवाड़ों से होकर होता था। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन थे कि जो अकबर है वो ये चाहता था कि ये जो रजवाड़ा है, जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है चित्तौड़ का, ये उसके अधीन आ जाए या उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो ये एक बहुत ही प्रमुख कारण था, और जैसा कि लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, उसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले हम देख लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है और उसके क्या परिणाम हुए। जैसा कि हमको पता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया। हल्दी घाटी नाम की एक जगह है, वहां पर लड़ा गया। मुगल सेना और महाराणा प्रताप का युद्ध है। हाकिम खां के नेतृत्व में अफगान और राजपूतों ने मुगल सेना में तबाही मचा दी थी। अब ये हाकिम खां जो है, अब आप नाम पे गौर कीजिए, इसी से थोड़ा समझ में आएगा आपको कितना हिंदू मुस्लिम था, या कितना इकोनॉमिक रीजन थे, या कितने पॉलिटिकल रीजन थे। तो हाकिम खान जो है वो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा है, अफगान जो है वो भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे हैं, और अफगान और हाकिम खान ने मिलके, अफगानों ने और हाकिम खान ने मिलके जो मुगल सेना है उसमें बहुत बुरी तरह तबाही मचानी शुरू कर दी थी। लेकिन होता यह है कि अकबर जो है वो युद्ध पे आ जाता है, और युद्ध का पलड़ा अकबर के पहुंचने से राणा के विपक्ष में चला जाता है। तो राणा को वहां से भागना पड़ता है, और फिर बहुत दिन तक, बहुत वर्षों तक राणा जो है वो गोरिल्ला पद्धति से युद्ध जारी रखता है, और यही पद्धति आगे चल के फिर शिवाजी अपनाते हैं, और इसके बारे में हम जानते हैं। 1585 में फिर जो अकबर है उसको लाहौर जाना पड़ा, और महाराणा प्रताप के विरुद्ध उसने इसके बाद कोई अभियान नहीं भेजा, जिसका लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने सीमावर्ती इलाकों पर पुनः अधिकार कर लिया। अब चित्तौड़ जो है वो तो हार चुके थे, सब कुछ चला गया था, राज्य, बहुत पूरा राज्य जो है वो अकबर ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन क्योंकि अकबर को 1585 में लाहौर जाना पड़ा, तो जो सीमावर्ती इलाके थे, जो बाहरी आउटर पेरिफेरी थी मेवाड़ की, वो राणा ने फिर से अपने अधिकार में ले लिया। चित्तौड़ पे वो अधिकार नहीं कर पाया, और उसने डूंगरपुर के पास एक जगह है छावंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की राजधानी कौन थी, क्या थी, कहाँ थी। हम लोगों को चित्तौड़ नाम याद रहता है हमेशा। डूंगरपुर के पास छावंद नाम की जगह को उसने अपनी नई राजधानी बनाया, किंतु 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं मुख्य अपने विषय पे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष था, या इसके जो रीजन थे वो सही में राजनीतिक ही थे। तो सबसे पहली
तो बात मैं आपसे ये करना चाहूंगा, एक प्रश्न है कि अगर ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी या इसमें धर्म की भूमिका थी, तो महाराणा प्रताप को मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रति दूसरे राजपूतों की हमदर्दी क्यों नहीं मिली? भावुक संवेदना के स्थान पे तर्क या यथार्थवाद ही राजपूतों के अकबर के पक्ष में जाने का कारण था। पहली चीज, यहां पे राजपूतों ने धर्म को इतना तवज्जो नहीं दिया है जितना उन्होंने तर्क और यथार्थवाद को दिया है। तो यहां पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, राजपूतों के साथ जब उसकी नीति चलती है अकबर की, तो हमने देखा है 1562 से 67 तक वो बहुत ज्यादा मैत्री करना चाहता है, और इसी समय उसने बहुत सारे धार्मिक करों को भी हटा दिया, जैसे जदी हटा दिया, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, तो प्रलोभन देता है। लेकिन इसकी इस नीति के बावजूद ये जो जितने भी राजपूत हैं उसमें से केवल भारमल को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी राजपूत अकबर के पक्ष में हल्दी घाटी के युद्ध से पहले नहीं दिखता हमको, जबकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हमको बहुत सारे राजपूत उसके पक्ष में आते दिखते हैं। और जबकि यही एक वो समय था जिस समय अकबर जो है वो कट्टरता की नीति अपना रहा था। मतलब अगर हम देखें तो 1572 से लेकर 1579 के बीच में कट्टरता जो है हमको कहीं ना कहीं दिखती है अकबर की नीतियों में, धार्मिक नीति की, जिसमें हमने चर्चा भी की थी, और बहुत सारे बदायूनी हैं, ये सब है। और बदायूनी का एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है जो उसने मुंतखाब उत तवारीख में लिखा है। जब अबुल फजल कहता है कि देखो कितनी तबाही मच रही है युद्ध में, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इधर भी काफिर हैं, उधर भी काफिर हैं, तुम बस भाला और बर्छी फेंकते रहो, जहां लगेगा तो काफिर मरेंगे। मतलब वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जो अकबर की सेना का जो प्रशासन है या उसका जो लीडरशिप है वो है किसके पास? मान सिंह और भगवान दास के पास। तो इसलिए शायद उसने ऐसा कहा है। लेकिन ये कहीं से भी धार्मिक युद्ध नहीं था, कहीं से भी इसमें धर्म की भूमिका नहीं थी, जिहाद का नारा इसको इस समय तक नहीं दिया गया था। आरपी त्रिपाठी महोदय भी कहते हैं कि ये युद्ध जो है वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य और मेवाड़ के मध्य की समस्या थी। राणा प्रताप ने अपनी सेना के एक भाग को हाकिम खान सूर के नेतृत्व में नहीं रखा होता यदि ये युद्ध हिंदू मुस्लिम होता, और अकबर ने भी अपनी फौज को मानसिंह के नेतृत्व में नहीं रखा होता यदि ये जो संघर्ष है ये हिंदू मुस्लिम की संज्ञा में गया होता। मेवाड़ किसी मुस्लिम के अधीन भी अगर होता, ये आरपी त्रिपाठी सर कहते हैं कि मेवाड़ यदि किसी मुस्लिम के अधीन भी होता तब भी अकबर उससे वही व्यवहार करता, क्योंकि संघर्ष का जो उद्देश्य था ये पूर्णतः राजनैतिक था, पूर्णतः आर्थिक था। इसमें धर्म की भूमिका जरूर रही, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रही कि हम इसको हिंदू मुस्लिम संघर्ष की संज्ञा दे सकें। अब हम मोटी मोटी समीक्षा कर लेते हैं अकबर की राजपूत नीति जो है। जैसे चित्तौड़ का हमने पतन देख लिया, चित्तौड़ के पतन को हालांकि अकबर ने इस्लाम की काफिरों पर विजय घोषित किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये जो काल था 72 से 79 के बीच में, जिसके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, उस समय हम इसके दरबार में थोड़ी सी कट्टरता देखते हैं। बदायूनी जैसे लोग हैं, हमने इससे पहले धार्मिक नीति की बात की थी, उसमें हमने इन सबकी लोगों की बात की थी कि किस तरह से इनकी जो नीतियां हैं आपस में टकरा रही हैं। इस प्रकार का जो उल्लेख है, उल्लेखनीय बात, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो नीति थी अकबर की, धार्मिक नीति, कहीं से भी राजपूतों को प्रलोभित करने में सफल नहीं हुई थी। और इस प्रकार ये जो 62 से 67 का काल है वो राजपूतों को मुगलों के पक्ष में प्रलोभित करने में असफल रहा, जबकि हिंदुओं के प्रति यही काल उदार विचारों और धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण का काल था। 67 से 79 के काल में मुगल दरबार में धार्मिक कट्टरता के बावजूद राजपूत सरदारों ने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता और उमरा वर्ग में बड़ी संख्या में स्थान प्राप्त किया। तो सिंपल सी बात यह है कि इसकी जो धार्मिक नीति थी वो कहीं भी राजपूतों को प्रलोभित करने में सफल नहीं हुई थी, और जो राजपूत हैं वो धार्मिक भावना से इतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए जितना कि राजनीतिक भावना से प्रभावित हुए। अकबर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई भी राजपूत राज्य उत्कर्ष ना कर सके, इसलिए अकबर ने मेवाड़ और मारवाड़ के परंपरागत संघर्ष को समाप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। राजपूत सरदारों और शासकों को राजस्थान के बाहर नियुक्त किया गया, जैसे भगवान दास को लाहौर का संयुक्त सूबेदार बनाया, मानसिंह को काबुल, बिहार और बंगाल की सूबेदारी दी। इससे हुआ यह कि जो राजपूत शासक थे वो अपने मूल शक्ति केंद्र से वंचित हो गए और वहां पे उनको थोड़ा सा उनकी शक्ति में कमी आ गई। कुल मिलाकर अकबर की जो राजपूत नीति है उससे राजपूत रियासतों का मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में विलय हो गया। अब आते हैं हम जहांगीर के ऊपर। हमने देखा कि मेवाड़ में तो जरूर वहां पे हमारे जो महाराणा प्रताप है उनकी मृत्यु हो गई है, मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो जरूर बहुत सारा क्षेत्र जो है वो मुगलों के अधीन आ गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारा सीमावर्ती क्षेत्र जैसे हमने देखा राणा प्रताप ने वापस जीत लिया था। और ये संघर्ष जो है उनका जो पुत्र है अमर सिंह वो जारी रखता है जहांगीर के समय में, लेकिन 1614 में मेवाड़ पर जहांगीर का पूर्ण आधिपत्य हो जाता है। और आधिपत्य होने के बावजूद जहांगीर जो है वो संधि की शर्तें ऐसे रखता है, इस तरह से रखता है जिससे जो राणा अमर सिंह है उसका मान सम्मान बना रहे। राणा को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया
और उनका प्रतिनिधित्व उनके बेटे कर्ण सिंह ने किया। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब महाराणा प्रताप ने खिल्लत को पहन लिया था और अपने बेटे अमर सिंह को भेजा था, लेकिन अकबर ने ये मांग की थी कि महाराणा प्रताप स्वयं आए, तो शायद वो जहांगीर ने उस चीज को समझ लिया और जहांगीर ने उस पॉलिसी को थोड़ा सा पलटा और उनके बेटे कर्ण सिंह को एक्सेप्ट कर लिया। कर्ण सिंह का जहांगीर ने स्वागत किया और 5,000 का मनसब भी दिया। चित्तौड़ का जो दुर्ग था वो भी अमर सिंह को वापस कर दिया गया, किंतु शर्त यह रखी गई कि उसकी जो प्राचीरों की मरम्मत है और पुनर्निर्माण है उसको कराने का अधिकार राणा को नहीं होगा, और ये सुरक्षा की दृष्टि से जहांगीर ने ऐसा किया। तो अब हम जहांगीर की जो नीति है राजपूतों के साथ, वो भी हम देखते हैं कि अकबर के समान ही थी। दमन के स्थान पर उसने समझौते की नीति में विश्वास किया। खुसरो को लेकर जरूर राजा मान सिंह से अस्थायी रूप से मनमुटाव हुआ। ये जो खुसरो है ये जहांगीर और उसकी जो राजपूती पत्नी है उन्हीं का पुत्र है, और ये मान सिंह का मतलब मान सिंह जो है वो उसका मामा लगता है खुसरो का। तो मान सिंह चाहता था कि खुसरो को राजा बनाया जाए, और उसको लेके थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है जहांगीर और मान सिंह के बीच में, लेकिन इससे मुगल राजपूत संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे राजा मान सिंह का मुगल दरबार में प्रभाव अवश्य कम हुआ, किंतु उसकी स्थिति, पदवी और आर्थिक हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जहांगीर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह भी किया और मैत्रीपूर्ण संबंध भी रखे। शाहजहां के समय में थोड़ी सी नीति में अब हम यहाँ से फेरबदल देखते हैं। जैसे हमने धार्मिक नीति में भी देखा था कि शाहजहां के समय में धार्मिक कट्टरता, या हम जिसको कहें कहीं ना कहीं धर्म को लेके नीति थोड़ी सी बदल देते हैं। शाहजहां का जब काल आता है नीति हम बदली हुई देखते हैं, और इसका चरम हम देखते हैं औरंगजेब के समय में। तो जिस तरह से धार्मिक नीतियों में परिवर्तन आया, उसी तरह से राजपूत नीति में भी परिवर्तन इसी के समय में आता है, शाहजहां के समय में। हालांकि इसने जोधपुर और आमेर के 2 प्रमुख राजवंशों को सम्मानित जरूर किया। जसवंत सिंह और जयसिंह को इसने 5-5 हजार के मनसब भी दिए। इस काल में राजपूतों को सूबेदार आदि के पद नहीं दिए गए, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो भी, उसमें भी फर्क आ जाता है। और मेवाड़ के राणा जगत सिंह ने जब संधि की अवहेलना करते हुए दुर्ग के प्राचीरों की मरम्मत कराई, तो शाहजहां ने सेना भेजकर उसको तोड़वा दिया। इसी काल में मुगल राजपूत संबंधों में सौहार्द और सामंजस्य की कमी आने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसका चरम आता है औरंगजेब की राजपूत नीति में। हालांकि जो नए जितने भी रिसर्च हुए हैं, लोगों ने बोला है कि औरंगजेब के समय में बहुत ज्यादा हिंदू मनसबदार थे, प्रतिशत बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे राजपूत और मुगल संबंधों में हमको काफी खिंचाव देखने को मिलता है। 1679 से 81 में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। कारण यह था कि जो जोधपुर है वहां के जो राणा जसवंत सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है 1679 में, और वहां पे जसवंत सिंह का कोई रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, जो कि गद्दी पे बैठना चाहता है, और औरंगजेब को 35 लाख देना जो है वो स्वीकार करता है। तो औरंगजेब बहुत सारे अपने अधिकारियों को भेजता है कि वहां पे उसको कब्जा कर लिया जाए जोधपुर के ऊपर, और उसके किसी संबंधी को बिठा दिया जाए जिसने ऐसा स्वीकारा है कि 35 लाख रुपए देगा। जब जसवंत सिंह की 2 विधवाएं लाहौर पहुंची तो उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें औरंगजेब ने मुगल वनवास में रोक रखने की आज्ञा दे दी। तो जसवंत सिंह की दोनों जो विधवाएं हैं पुत्रों को जन्म देती हैं। हालांकि छोटे वाले पुत्र की मृत्यु हो जाती है कुछ साल के बाद, तो उनको जो है मुगल साम्राज्य में रोक के रखने की आज्ञा देता है औरंगजेब, जिससे कि वो जोधपुर ना पहुंच जाएं और वहां पे वापस उनका जो शासन है वो शुरू ना हो जाए। जैसे कि हमने पहले देखा था, अकबर या जहांगीर के समय तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा था कि उनके जो साम्राज्य है उसके ऊपर अधिकार कर लिया जाए या उसको मुगल साम्राज्य में उसका विलय कर लिया जाए, जिसका हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा देखते हैं औरंगजेब के समय में। हालांकि दुर्गादास ने बहुत ज्यादा वीरता दिखाई और जुलाई 1679 में उन्हें मुक्त किया, और इन विधवाओं ने उदयपुर के राणा से सहायता मांगी। राजपूतों ने 1679 में मुगलों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया, जो कि 1681 तक चला। मतलब ये 2 साल का बहुत घमासान विद्रोह चलता रहा है। और औरंगजेब ने अजमेर से सेना भेजी। मेवाड़ का राज्य नष्ट कर दिया गया, लेकिन राणा जो है वो वहां से भाग निकले। 1681 में औरंगजेब के बेटे अकबर ने विद्रोह कर दिया और राजपूतों से जा मिला। ये सब हमको पता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में है। औरंगजेब का बेटा अकबर जो है वो विद्रोह कर देता है और राजपूतों से जा मिलता है, और औरंगजेब है वो फूट डालने का प्रयास करता है, किंतु जो दुर्गादास है उसको पता चल जाता है कि औरंगजेब फूट डालने का प्रयास कर रहा है, और यहां से 1681 में फिर औरंगजेब जो है वो राजपूतों संधि जरूर कर लेता है। 1683 में उसका जो बेटा है अकबर वो फारस भाग जाता है। औरंगजेब की नीति की समीक्षा अगर हम करें तो इतिहासकार ऐसा बोलते हैं, यदि औरंगजेब ने राजपूतों से शत्रुता ना की होती तो वो दक्षिण में अधिक सफल हुआ होता। सर जादूनाथ सरकार जो कि इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार, उनका मत है कि औरंगजेब ने राजनीतिक अदूरदर्शिता से काम लेकर राजपुताने में विद्रोह कराया, जबकि सीमांत पर अफगान अभी भी शांत नहीं हुए थे।
ये विद्रोह केवल मारवाड़ और मेवाड़ तक सीमित नहीं रहा, हाड़ा और गौड़ वंश में भी ये विद्रोह फैल गया। इसके कारण दक्षिण की ओर से मालवा जाने वाली जो सड़क है वहां पे संकट पैदा हो गया। तो 1681 से लेके 1687 तक मेवाड़ का अजीत सिंह गुप्त रूप से युद्ध करता रहा और इस प्रकार इस विद्रोह ने जनता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। 1687 से 1701 तक अजीत सिंह और दुर्गादास ने बूंदी के हाडाओं की सहायता से युद्ध का संगठन और संचालन किया। यह विद्रोह 1701 से 1707 तक अपने चरम पर था, लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो अजीत सिंह ने वहां पे जोधपुर जाके वहां का जो फौजदार है जफर कुली उसको भगा देता है और अपने पूर्वजों के सिंहासन पे अजीत सिंह जो है वो विराजमान हो जाते हैं। अंत में 1709 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को एक छत्र शासक स्वीकार कर लिया और ये जो संघर्ष था ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है राजपूतों और मुगलों के बीच, क्योंकि मुगल जो बादशाह हैं इसके बाद उनकी शक्ति भी एकदम खत्म होने लगती है और जो राजपूत हैं वो थोड़े थोड़े एकजुट भी हुए हैं और इन्होंने अच्छा खासा भूभाग भी जीत लिया है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे अगले लेक्चर का वेट करें। मिलता हूं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।